गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस फार्मा ट्यूटर। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। और आज हम इस वीडियो में ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही प्यार से। तो इस चैप्टर में अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लेकर के, जिसे आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और एक ही बारी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझेंगे सुनेंगे तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिडेटिव सिडेटिव होता क्या है? ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो मेंटल एक्साइटमेंट को कम करेंगी, पेशेंट को काम करेंगी, एंजाइटी को दूर करेंगी और ड्राउजीनेस इंड्यूस करेंगी। मेंटल एक्साइटमेंट होता क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट है वो इधर उधर की चीज़ों को ज़्यादा सोचेगा, उसके मन में इधर उधर के ख्याल ज़्यादा आएंगे। तो ये ड्रग क्या है, बेसिकली उस एक्साइटमेंट को कम कर देगी, पेशेंट को काम रखेगी, अगर उसे कोई एंजाइटी है, चिंता वगैरह है तो उसे दूर करेगी और ड्राउजीनेस इंड्यूस करेगी। स्लीप जैसी फीलिंग आएगी, बट ये एक्चुअल में स्लीप को इंड्यूस नहीं करती हैं। विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप ये अपना काम करती हैं। ड्राउजीनेस क्या है? नींद जैसी फीलिंग आएगी, बट ये एक्चुअल में स्लीप को इंड्यूस नहीं करेंगी। अब इसके पैरेलल जो टर्म यूज करी गई है हिप्नोटिक्स, ये कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि स्लीप इंड्यूस करेंगी। अब हिप्नोटिक्स और सिडेटिव्स क्या है? इन दोनों का सेम काम है। दोनों की दोनों मेंटल एक्साइटमेंट को कम करेंगी, दोनों के दोनों पेशेंट को काम करेंगी। बट ये क्या है? सिडेटिव ये स्लीप इंड्यूस नहीं करती और ये क्या है? स्लीप इंड्यूस करती है। और वो जो स्लीप होती है वो भी नेचुरल स्लीप जैसी ही होती है। ठीक है। अब इसके ऊपर जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इनके डिफरेंस के लिए, कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो बताइए। तो अभी हमने पढ़ा सिडेटिव्स जो है एक्साइटमेंट को कम करेंगी विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। हिप्नोटिक क्या है? स्लीप इंड्यूस करेंगी और वो स्लीप नेचुरल स्लीप जैसी ही होगी। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो अगर इसे थेराप्यूटिक डोज में दिया जाए तो ये एंजियोलाइटिक एजेंट की तरह काम करेंगी। एंजियोलाइटिक एजेंट मतलब एंजाइटी को ट्रीट करेंगी। ठीक है। थेराप्यूटिक डोज पे दिया जाए तो थेराप्यूटिक डोज क्या है? मेडिसिन का वो पार्ट, मेडिसिन का वो रेशियो, वो डोज जिस पे जो मेडिसिन है वो उसका डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो अगर उसे थेराप्यूटिक डोज पे दिया जा रहा है तो एंजाइटी को ट्रीट करेगी वो। अब हमने थेराप्यूटिक डोज को इतना बारीकी से क्यों समझा? इसलिए समझा क्योंकि अगर इसकी डोज को बढ़ा दिया गया तो ये हिप्नोटिक्स की तरह काम करने लग जाएगी। सेम ऐसा ही इसमें हिप्नोटिक में होता है कि अगर थेराप्यूटिक डोज पे दे रहे हैं तो वो स्लीप इंड्यूस करेंगी, स्लीप के लिए यूज होंगी। बट अगर इसकी डोज को बढ़ा दिया जाए तो वो जनरल एनेस्थीसिया की तरह काम करने लग जाएंगी। इनका साइट ऑफ एक्शन क्या है? ये लिम्बिक सिस्टम पे जाकर के अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। और जो हिप्नोटिक्स हैं वो मिड ब्रेन और आरएएस पे जाकर के अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। अब लिम्बिक सिस्टम क्या है? लिम्बिक सिस्टम सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स है। ब्रेन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इमोशन और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके साथ डील करते हैं। तो जो मेडिसिन, जो ड्रग्स लिम्बिक सिस्टम पे जाकर के असर करने लग रही हैं वो क्या है? सिडेटिव्स हैं। और जो मेडिसिन आरएएस पे जाकर के असर करने लग रही है, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम पे जाकर के असर कर रही है, जो कि स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्लीप को रेगुलेट करता है, वेकफुलनेस को रेगुलेट करता है। तो जो जाकर के उस पर असर कर रही है वो क्या है? हिप्नोटिक्स है। अब बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की तो क्लासिफिकेशन बड़ी आसान सी क्लासिफिकेशन है। बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। बारबिचुरेट्स को क्या है? इनके एक्शन के बेस पे सब क्लासिफाई कर रखा है कि अगर ज़्यादा देर के लिए एक्ट करेंगी तो लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन से कंपाउंड आ गए? फिनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग में कौन से कंपाउंड्स आ गए? ब्यूटोबार्बिटोन, मिथोहेक्सिटोन्स। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में कौन कौन से कंपाउंड आ गए? थायोपेंटोन। तो ये सारी इसकी सब क्लासेस हैं। सेम ऐसे ही बेंजोडाइजेपिन्स, इनको क्या है? फार्माकोलॉजिकल बेस पे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे इनको सब क्लासिफाई कर रखा है। अगर हिप्नोटिक में यूज करा जा रहा है बेंजोडाइजेपिन को तो कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे? डायजेपैम, फ्लोराजेपैम, नाइट्रोजेपैम, एल्प्राजोलम,
ट्रायजोलम, ये सारे के सारे कुछ कंपाउंड्स हैं। एंटी एंजाइटी में अगर यूज़ किया जा रहा है इनको तो डायजेपैम, ऑक्साजेपैम, लोराजेपैम, अल्प्राजोलम, क्लोरडायाजेपोक्साइड। अगर एंटी कन्वल्सेंट की तरह यूज़ किया जा रहा है तो डायजेपैम, लोराजेपैम, क्लोनाजेपैम, क्लोबाजेम, ये कुछ कंपाउंड्स है। एंटी कन्वल्सेंट क्या है कि किसी भी पेशेंट को सीजर्स हो रहे हैं, दौरे पड़ने लग रहे हैं, तो उस केस में इन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स हैं, वो कौन कौन से हैं? जोपिक्लोन, जोल्पिडेम, ज़ैलप्लोन, ये कुछ कंपाउंड्स हैं इसके थर्ड क्लास के। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ जाते हैं। तो जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है कि जो सिडेटिव और हिप्नोटिक्स हैं वो जाग करके सीएनएस पे यानी कि ब्रेन पे जा करके एक्ट करेंगी, और ब्रेन पे जो पर्टिकुलर गाबा रिसेप्टर है उस पे जा करके ये इंटरेक्ट करेंगी। ठीक है, तो जो गाबा रिसेप्टर है उसके एक्शन को इन्हेंस कर देती हैं, ये उसके एक्शन को बढ़ा देती हैं ये। अब गाबा रिसेप्टर का काम क्या है? उनका जो काम है वो इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, डिप्रेशन करते हैं ब्रेन की। तो अगर ये जाकर के उसको एनहेंस कर रहे हैं तो क्या है, डिप्रेशन बहुत जल्दी होगा, तेजी से होगा। ठीक है, तो इसके एक्शन को ना थोड़ा डिटेल में करते हैं, अच्छे ढंग से समझते हैं, शिद्दत से करते हैं इसके एक्शन को कि ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये जाकर के सिडेटिव हिप्नोटिक काम पे वर्क कर रहे हैं सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, अब जो सीएनएस की सेल्स होती हैं वो आपको भी पता है कि बाकी सेल्स से बहुत ज़्यादा अलग होती है, बाकी बॉडी की सेल्स से। इन सेल्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कुछ लाइगेंट गेटेड चैनल्स होते हैं। ठीक है, गेट जैसे चैनल्स होते हैं, गेट्स होते हैं कुछ, अगर हम बोला जाए तो ये गेट्स क्या करते हैं, ये जो आयंस के फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, कि कोई भी आयंस यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। इन गेट की परमिशन के बिना कोई भी आयन अंदर नहीं आ सकता। तो बेसिकली ये इनका काम होता है। अगर इनके ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रोटीन या कोई केमिकल मैसेंजर आकर के बाइंड कर जाए तो ये गेट खुल जाएंगे, ये लाइगेंड गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे और आयन का फ्लो होने लग जाएगा। ये काम होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब जो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि जो सिडेटिव हिप्नोटिक्स हैं वो क्या करते हैं, मेंटल एक्साइटमेंट को ठीक करते हैं। तो मेंटल एक्साइटमेंट में होता क्या है एक्चुअली, जो सोडियम और कैल्शियम होते हैं उनका जो मूवमेंट है, सोडियम कैल्शियम आयंस का, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा वो मतलब कि उनकी मूवमेंट इधर से उधर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस वजह से जो है सिग्नल्स ज़्यादा क्रिएट होने लग जाते हैं। सोडियम की अगर मूवमेंट ज़्यादा बढ़ गई तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। उस एक्शन पोटेंशियल के कारण सिग्नल्स जो है ज़्यादा ट्रांसमिट होंगे, ज़्यादा क्रिएट होंगे। तो उस वजह से जो है सोडियम की मूवमेंट की वजह से सिग्नल्स ज़्यादा ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ पे ये बात हमें समझ में आ गई। अब जो ये ड्रग्स हैं वो जा करके क्या करेंगी, गाबा रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेंगी। गाबा रिसेप्टर होता क्या है, 5 गेट का एक लाइगेंट गेटेड चैनल है जिसमें 2 अल्फा, 2 बीटा और 1 गामा है। ठीक है, जो ये अल्फा बीटा गामा है इनके अंदर कुछ एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं। उन एलोस्टेरिक साइट्स पे पर्टिकुलर, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन की एक अलग साइट हो गई, बारबिचुरेट्स की एक अलग हो गई, इथेनॉल की अलग हो गई, कुछ एनाल्जेसिक्स होते हैं स्टेरॉयडल नॉन स्टेरॉयडल, उनके लिए एक अलग अलग जो है साइट हो गई। तो जो भी पर्टिकुलर प्रोटीन है, कोई भी पर्टिकुलर ड्रग है, वो जा करके उन्हीं साइट पे बाइंड करेगी और उन्हीं साइट पे जा करके एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो अलग अलग साइट्स होती हैं कुछ। ठीक है, अगर अब वो ड्रग जा करके उन साइट पे जाके बाइंड कर रही है तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये चैनल जो है ओपन हो जाता है और क्लोराइड आयंस जो है वो ज़्यादा मूव करने लग जाएंगे। क्लोराइड आयंस की मूवमेंट बढ़ जाएगी, इधर से उधर क्लोराइड आयंस ज़्यादा मूव करने लग जाएंगे। उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि हाइपरपोलराइजेशन कॉज हो जाएगा। जहाँ पे क्लोराइड आयंस ज़्यादा होंगे इस प्लेस पर हाइपरपोलराइजेशन कॉज हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या है कि सोडियम जो है वो अंदर नहीं घुस पाएगा, उसका फ्लो जो है रुक जाएगा, टूट जाएगा। तो इस हिसाब से ये मेंटल एक्साइटमेंट को ठीक करते हैं, ये इनका काम है। ठीक है, अब जो इसे अच्छे ढंग से समझे अगर, तो जैसे एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो सोडियम कोई भी एक आदमी है और हाइपरपोलराइजेशन एक दूसरा आदमी है। सोडियम ने ले रखे हैं हाइपरपोलराइजेशन से पैसे उधार, वो उसे देना नहीं चाहता, और हाइपरपोलराइजेशन उसे जहाँ पे भी मिलता है वो उससे मुंह छुपाता रहता है, इधर उधर भागने की कोशिश करता है।
ठीक है। अब हाइपरपोलराइजेशन बैठा है इस रूम में, सोडियम को पता है कि हाइपरपोलराइजेशन यहाँ पे बैठा हुआ है, अब वो उससे मिलना नहीं चाहता, उसे पैसे देने नहीं चाहता, तो उससे दूर भाग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो सोडियम है, अगर हाइपरपोलराइजेशन जहाँ पे भी कॉज हो गया, वहाँ पे जो है सोडियम के आयंस की जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये होता है इनका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जो बारबिचूरेट्स हैं वो क्या करेंगे, अपनी एलोस्टेरिक साइट पे जा करके गाबा रिसेप्टर पे बाइंड होंगे, गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, उनकी एक्टिवेशन की वजह से क्लोराइड चैनल खुल जाएगा, क्लोराइड जो है वो ज़्यादा मूव करेगा और हाइपरपोलराइजेशन कोज करेगा। अब जो ये बारबिचूरेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो गाबा रिसेप्टर है उसके गेट की खुलने की ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, उसकी ओपनिंग को बढ़ा देंगे। अगर वो गेट 1 मिनट में एक बार, 1 सेकंड में एक बार खुल रहा था, तो अब वो 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में एक बार खुलेगा। उसकी वजह से क्या है, ज्यादा देर तक ओपन रहेगा, तो ज्यादा आयंस फ्लो करके इस साइड आ पाएंगे, जिसकी वजह से जो है क्लोराइड आयंस की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। एक पर्टिकुलर पार्ट पे जो क्लोराइड आयंस है वो ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा और CNS को डिप्रेस करेंगे। सेम वैसे ही बेंजोडाइजेपीन्स अपनी एलोस्टेरिक साइट पे जाके गाबा रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन जो है, जो चैनल वो खुल जाएगा, क्लोराइड आयंस ज़्यादा फ्लो करके इस साइड आएंगे, हाइपरपोलराइजेशन कॉज होगा और CNS डिप्रेस हो जाएगा। बारबिचूरेट्स क्या करते थे, उस के गेट के ओपनिंग के ड्यूरेशन को बढ़ा देते थे, और जो ये बेंजोडाइजेपीन्स क्या है वो उसके इन्फ्लक्स को बढ़ा देंगे। अब ये क्या है, इसमें ओपन क्लोज नहीं होगा, इसमें क्या है ओपन क्लोज होता रहेगा गेट, थोड़ा उसके टाइम को बढ़ा देंगे। इसमें क्या है कि ये इसके सीधा इन्फ्लक्स को बढ़ाने लग रहा है, ज़्यादा देर तक खुले रहेंगे, गेट खुले ही रहेंगे, तो उसमें क्या है, ज़्यादा क्लोराइड आयंस जो है इधर आएंगे और इसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगा और CNS की डिप्रेशन होगी। ठीक है, अब आते हैं इसके थेराप्यूटिक यूज पे। तो ये किस किस पर्पस में यूज किए जा सकते हैं, सीडेटिव हिप्नोटिक की तरह तो यूज किए ही जाते हैं ये, हमने और आगे भी अभी पढ़ा था कि ये एंटी कन्वल्सेंट की तरह यूज किए जा सकते हैं, एंटी एपिलेप्टिक में भी यूज किए जा सकते हैं, एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस की तरह भी यूज किए जा सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में भी यूज कर सकते हैं अगर हिप्नोटिक की डोज को बढ़ा करके दे दिया जाए तो, कंजेंशियल नॉन हीमोलाइटिक की तरह भी यूज किए जा सकते हैं, इस केस में भी यूज किया जा सकता है। तो हीमोलिसिस में होता क्या है बेसिकली कि आरबीसीज की प्रोडक्शन कम हो जाती है, आरबीसी रप्चर होती है, ज्यादा टूटने लग जाती है, तो नॉन हीमोलिटिक की तरह काम करेंगे, ये हीमोलिसिस को बंद करेंगे। ठीक है, जॉन्डिस में भी दिए जा सकते हैं, उसमें भी क्या है कि आरबीसी ज्यादा टूटती है, फिर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, तो इन सब चीजों में यूज किए जा सकते हैं, ये इनके थेराप्यूटिक यूज है। अब इनके एडवर्स ड्रग इफेक्ट की बात करी जाए तो इनका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, हेडेक वगैरह तो रहता ही है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाती है, कभी कभार क्या है सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है पर्सन को, ये नोटिस किया गया है। ज्यादातर इसके क्या देखे गए हैं एडवर्स इफेक्ट की, हैंगओवर रहता है, इस मेडिसिन को खाने के बाद अगर पेशेंट उठ भी जाता है तो कभी कभार जो रेजिड्यू बचे रहते हैं उसकी वजह से उसे नींद आती रहती है, हैंगओवर सा रहता है। अगर हम ज्यादा इसका यूज करने लग रहे हैं, कोई भी पर्सन इसका ज्यादा यूज कर रहा है तो टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। अगर बहुत दिनों तक यूज कर रहा है पेशेंट और अचानक से उसे छोड़ता है तो कुछ विथड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, उसकी वजह से वो रह नहीं पाएगा उसके बिना। ठीक है, तो ये सारे इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स थे। पोरफायरिया हो जाता है, इसमें क्या है कि जो ब्लड का जो पिगमेंट है, ब्लड का जो कलर है वो बदल जाता है, कुछ इसकी एलर्जिक रिएक्शन आती है, उसमें क्या है कि स्किन रैश वगैरह हो जाते हैं, अर्टिकेरिया हो जाता है, स्किन का कलर जो चेंज हो जाता है। इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो क्या है, ड्राउजीनेस, रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशंस भी हो जाते हैं, कभी कभी हाइपोटेंशन भी क्रिएट कर देता है, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाती है, कन्वल्शन वगैरह होती है पेशेंट को। तो ये सारे के सारे जो इसके टॉक्सिसिटी पे जो है वो इफेक्ट थे। तो हमने इस चैप्टर को कर लिया कंप्लीट। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया, बेसिक से लेकर के आगे तक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।